नमस्कार। आज देश के कई राज्यों में भारी बारिश, क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई है। हिमाचल के शिमला, कुल्लू और मंडी में 4 जगह बादल फटे और सैलाब में घर, मकान, दुकान सब बह गए। 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल, सोनप्रयाग, अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ में बादल फटने की घटनाएं हुई। उत्तराखंड से भी 12 लोगों की मौत की खबर है। दर्जनों लोग लापता हैं। केदारनाथ में ज्यादातर सड़कें बह गई हैं। सैकड़ों तीर्थयात्री पहाड़ों में फंसे हुए हैं। केदारनाथ के रास्ते में पड़ने वाले गौरीकुंड और सोनप्रयाग में सारे होटल्स और लॉज खाली करवा लिए गए हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा दिल्ली और जयपुर में भी बारिश के कारण कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। दिल्ली में एक महिला और उसके 3 साल के बच्चे की नाली में डूबकर मौत हो गई। जयपुर की एक बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से एक बच्ची समेत 3 लोगों की जान चली गई। लखनऊ में विधानसभा में पानी भर गया। दिल्ली में नई संसद भवन की छत से पानी टपकने लगा। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर भी जलजमाव हो गया। ये सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। उत्तराखंड और हिमाचल में तबाही का हाल भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि आज केरल के वायनाड में रिलीफ ऑपरेशन में तेजी आई है। अब आर्मी ने यहां 3 छोटे ब्रिज बना लिए हैं। इस वजह से उन गांव में भी रेस्क्यू टीम पहुंच गई है जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई है। मुंडक्कई गांव में आज इंडिया टीवी की टीम भी पहुंची है। हमारे संवाददाता टी राघवन इस गांव से तस्वीरें भेज रहे हैं और जो तस्वीरें आई वो दिल दहला देने वाली हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि आपदा कितनी भीषण थी, भयानक थी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं हिमाचल प्रदेश की वो तस्वीर जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। कुल्लू के सब्जी मंडी इलाके की तस्वीर है ये। बादल फटने के बाद अचानक नदी में पानी का बहाव बढ़ा और साथ में बड़ी मात्रा में कीचड़ आया और नदी के रास्ते में जो कुछ भी था सब बह गया। पार्वती नदी के रौद्र रूप के सामने ये बड़ी बिल्डिंग जैसे ताश के पत्तों की बनी हो एक पल में ढह गई। क्योंकि क्लाउड बर्स्ट की खबर पहले ही मिल गई थी, प्रशासन अलर्ट था, इसलिए नदी के किनारे की बिल्डिंग्स को पहले ही खाली करवा दिया गया था। जो ये बिल्डिंग पानी में आपने डूबती हुई देखी वो भी खाली थी, इसलिए इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। खत्म अंकल, सब्जी मंडी खत्म, सारा गया, देख लो आप अब घर से ही। अब चलो पीछे चलो। अब हिमाचल प्रदेश से बर्बादी की इस तरह की तस्वीर सिर्फ एक जगह से नहीं आई है, पूरे राज्य में ऐसे हालात हैं। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति को छोड़कर हर जिले में बारिश हो रही है और अगले 2 दिन के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह करीब 4 बजे 4 से 5 जगह बादल फटे। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। बारिश, बाढ़ और बादल फटने का सबसे ज्यादा कहर मंडी जिले में दिखा है। मंडी में पधर इलाके में बादल फटने की घटना में 9 लोग लापता हैं। एक का शव बरामद कर लिया गया। मंडी जिला प्रशासन ने रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स को भी स्टैंड बाय में रहने को कहा। हैरानी की बात यह है कि कुदरत के कहर से राजधानी शिमला भी नहीं बची। शिमला के रामपुर इलाके में बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ आई और इसमें 35 लोग बह गए। उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई। रामपुर इलाके के झांकड़ी में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा था। बाढ़ में बहे ज्यादातर लोग इसी पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूर हैं। हिमाचल की पार्वती और ब्यास नदी भी पूरे उफान पर। मालडा डैम टूटने के बाद वहां से आए पानी की वजह से पार्वती नदी का बहाव अब जानलेवा हो चुका है। पानी की रफ्तार बहुत ज्यादा है। मलाना डैम टूट चुका है। मलाना डैम टूट चुका है और देखिए पानी का फ्लो देखिए। और सोलंग वैली में भी बादल फटा हुआ है। ब्यास और पार्वती नदी का पानी बहुत तूफान से आया हुआ है, बहुत ज्यादा पानी पड़ा हुआ है। पुल टूटने की कगार। भारी बारिश और बादल फटने से बाढ़ के साथ ही कई जगह लैंडस्लाइड्स हुई। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो चंबा वैली की है। यह इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया है। पानी और पहाड़ का मलबा सब कुछ बहा ले गया। दर्जनों कारें मलबे में दबी हुई हैं।
हिमाचल में आजकल टूरिस्ट भी अच्छी खासी तादाद में पहुंचे हुए हैं, इसलिए टूरिस्ट को सुरक्षित निकालना भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। बाढ़ और लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों और पुलों को हुआ है। ज्यादातर सड़कें बह गई हैं, जहां बची हैं वहां लैंडस्लाइड का मलबा सड़कों पर है। इसकी वजह से ट्रैफिक बंद है। मंडी जिले की तो करीब हर सड़क बंद है। हालांकि कुल्लू मनाली हाईवे को एक साइड से खोल दिया गया है और यहीं से दोनों तरफ की गाड़ियों को रवाना किया जा रहा है, लेकिन स्टेट हाईवे और ग्रामीण इलाकों की सड़कें अभी भी बंद हैं। प्रशासन की कोशिश है कि इन सड़कों को खोला जाए ताकि राहत सामग्री अंदरूनी इलाकों तक पहुंचाई जा सके। बादल फटने की एक घटना शिमला के समेज गांव में भी हुई। आज हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा भी वहां गए। बादल फटने के बाद आई बाढ़ में इस गांव के 30 से ज्यादा लोग बह गए हैं। कई मकान टूट गए, एक स्कूल की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। यहां हुई तबाही का अंदाजा लगाने के लिए आपको पुनीत की एक रिपोर्ट देखनी होगी। पुनीत आपको दिखा रहे हैं कि बादल फटने से पहले इस गांव में कितने घर थे और अब वहां के क्या हालात हैं। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। कभी ये गांव कुछ इस तरह से नजर आता था, लेकिन अब ये खंडर में तब्दील हो चुका है। ये सामने आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं, ये समेज खड्ड की तस्वीर है जो इस वक्त आप ये मेरे मोबाइल स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं। ये समेज गांव है और ठीक अब मैं आपको सिलसिलेवार पूरा इंसिडेंट यहाँ पर दिखाता हूँ। सामने आप वो जो पावर ग्रिड देख रहे हैं, वहां से जो बादल था पीछे फटा था यहाँ से, और उसके बाद उसी रास्ते से होता हुआ इस गांव में आया और सीधा यहाँ पर आकर टकराता है। और ये अब आप गिने चुने जो घर आप देख रहे हैं, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं सामने। ये गिने चुने घर अब आपको नजर आएंगे। 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 घर जो हैं ये इस जगह पर बचे हैं। बाकी सब के सब जो है ये अपने चपेट में जो था वो बहा कर ले गया। 35 से 36 लोग जो हैं वो मिसिंग बताए जा रहे हैं, क्योंकि रात का वक्त था। किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि शायद वो सुबह का सूरज देखेंगे या नहीं देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। तमाम लोग रात को अपने घरों में सो रहे थे और इस वक्त आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव जो है अभी भी काफी ज्यादा है। और ये बड़े बड़े जो अब आप पत्थर देख रहे हैं, ये सब पानी के साथ बहकर यहाँ पर आए और अपने साथ ना जाने कितनी जिंदगियां जो हैं वो बहा कर ले गए। घर ले गए, दुकानें ले गए, यहाँ तक कि जिस स्कूल में बच्चे पढ़ा करते थे उस स्कूल का भी काफी हिस्सा अपने साथ बहा कर ले गए। ये अब आप तस्वीरें देख रहे हैं। अब यहाँ पर महज कुछ नहीं बचा है तो सिर्फ नदी का रौद्र रूप बचा है। ये जो खड्ड है सो समेज खड्ड के नाम से जाना जाता है, यानी कि बरसाती नाला है। और जब बादल ऊपर फटा तो उस समय ये शांत था, लेकिन जब बादल फटा ये अशांत हुई और अपने साथ कई जिंदगियां जो थी वो बहा कर ले गई। आज सुबह जैसे ही क्लाउड बर्स्ट और बाढ़ की खबर आई तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से फोन पर बात करके हालात जाने और केंद्र सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुछ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की। सुक्खू ने कहा कि उन्होंने सभी जिलों के डिप्टी कलेक्टर से ग्राउंड पर जाने और सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए कहा है। क्योंकि हिमाचल में अगले 2 दिन भी भारी बारिश का अलर्ट है, इसलिए मुख्यमंत्री ने लोगों से नदी नालों के किनारे न जाने की अपील की है। मंडी जिला में क्लाउड बर्स्ट हुआ, शिमला जिला में क्लाउड बर्स्ट हुआ, कुल्लू जिला में क्लाउड बर्स्ट हुआ। 4:40 सुबह के वक्त हमारा रामपुर क्षेत्र में एक जगह है जहां क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसके कारण नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे उससे काफ़ी क्षति प्रदेश को हुई। सेना से भी मदद मांगी गई है और काफ़ी नुकसान प्रदेश को अभी हुआ है। और अभी अगले 36 घंटे में यह और अधिक बारिश होने की संभावना है। मैं हिमाचल प्रदेश के सभी जो हमारी लोग हैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वो नदी नालों के किनारे नहीं जाएं। कुदरत के कहर से तबाही का जो मंजर हिमाचल प्रदेश में दिख रहा है, कुछ वैसी ही तस्वीर पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से भी आ रही है। कल रात हुई बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में 12 लोगों की मौत हो गई है। 4 धाम यात्रा पर भी असर है।
केदारनाथ मार्ग टूटने से करीब 1100 श्रद्धालु फंस गए। नदी नाले उफान पर हैं और प्रशासन ने उत्तराखंड में आए टूरिस्ट और चारधाम यात्रियों और लोकल लोगों से भी सुरक्षित जगहों पर रहने को कहा है। सबसे अपील की गई है कि फिलहाल आगे न बढ़ें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। आपको हल्द्वानी से आई तस्वीर दिखाता हूं। तेज बारिश की वजह से बरसाती नाले में उफान में एक कार बह गई। गनीमत यह रही कि कार में सवार दोनों लोग बच गए। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये लोग नाला पार कर रहे थे उस वक्त पानी कम था, लेकिन अचानक ऊपर से सैलाब आया और कार को अपने साथ बहा ले गया। लेकिन कार में सवार दोनों नौजवानों ने वक्त पर गाड़ी से छलांग लगा दी, इसलिए बच पाए। उत्तराखंड में भी 3 अलग अलग जगहों पर बादल फटने की खबरें आई हैं। टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा के जागेश्वर और केदारनाथ ट्रैक पर बादल फटा है। ये तस्वीरें केदारनाथ यात्रा के पैदल रूट की हैं। यहां भीमबली में बादल फटने से सैलाब उमड़ आया। पानी के प्रचंड वेग से पूरे इलाके में दहशत है। केदार घाटी में भीमबली के बाद बादल फटने से कई रास्ते उखड़ गए। रामबाड़ा के पास 2 कनेक्टिंग पुलों में बाढ़ की चपेट में आकर नुकसान हुआ। सैलाब के अटैक से इस रूट पर बनी एक दुकान भी बह गई। कल रात को जो बादल फटा था इस गदेरे में फटा है। यहाँ पर एक गोदाम था जिसका कोई पता नहीं है। यहाँ पे एक दुकान थी जो दब गई है और देख सकते हैं यहाँ पे जिसने कल पूरी भीमबली को हिला के रख दिया था इन पत्थरों ने। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस इलाके में अब भी भारी बारिश का अलर्ट है। गौरीकुंड और सोनप्रयाग में दुकानें बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। जो श्रद्धालु केदारनाथ यात्रा पर आए थे और होटलों में रह रहे थे, उन्हें भी यहां से जाने को कह दिया गया है। होटल और लॉज खाली करवा लिए गए हैं। जब लोगों को यहां से हटाया जा रहा था तो बिल्कुल अफरा तफरी का आलम था। सब अलर्ट भाई, गौरीकुंड में कुछ कांड हो गया है। बारिश की वजह से बहुत खतरा हो गया है। सोनप्रयाग में भी खतरे की झंडी में, सोनप्रयाग भी। केदारनाथ ट्रैक पर बादल फटने से सैकड़ों श्रद्धालु रास्तों में ही फंसे हुए हैं। इन्हें बचाने के लिए आपदा प्रबंधन की टीम ग्राउंड पर उतर गई। दुर्गम पहाड़ी रास्तों के जरिए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। भीमबली में बादल फटा है। ऐसे में भीमबली से सोनप्रयाग के रूट पर तीर्थयात्रियों का जत्था मौजूद है, जिन्हें एसडीआरएफ के जवान निकालने में लगे हैं। क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से केदारनाथ रूट का एक बड़ा हिस्सा बह गया है, इसलिए श्रद्धालु अब जान जोखिम में डालकर जंगल और झाड़ियों के बीच से वापस लौट रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि अब तक 1000 से ज्यादा चारधाम यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। बाढ़ और बारिश की वजह से बर्बादी का सामना कर रहे उत्तराखंड में राहत और बचाव के कामों पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर रख रहे हैं। धामी खुद ग्राउंड पर हैं। आज पहले उन्होंने टिहरी गढ़वाल का एरियल सर्वे किया। इसके बाद आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। धामी ने कहा कि बालगंगा और बूढ़ा केदार क्षेत्र में प्रकृति की सबसे ज्यादा मार दिख रही है, इसलिए इन गांवों में विस्थापन की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। धामी ने कहा कि आपदा से राहत और बचाव के लिए अब तक 315 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराई गई है और पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी माना कि इस नेचुरल डिजास्टर से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और हालात सामान्य होने में वक्त लगेगा। धामी ने केदारनाथ यात्रा पर आए कुछ श्रद्धालुओं से बात की। दर्शन कर लिए? आपका भी हो गया, आपका भी हो गया। नहीं, अच्छी व्यवस्था उत्तराखंड सरकार का। नहीं, थोड़ा होएगा ना, तो याद रहेगा ना, भगवान को प्रसन्न होएगा तो। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम के पास भी बादल फटा, जिससे जटा गंगा का पानी उफान पर है। आम दिनों में इसमें बहुत कम पानी होता है, लेकिन कल रात बादल फटने और उसके बाद हुई भारी बारिश से यहां पानी प्रचंड वेग के साथ बह रहा है।
इसकी वजह से जागेश्वर मंदिर के भंडारा वाली जगह को मंदिर से जोड़ने वाला पुल बह गया। नुकसान का जायजा लेने के लिए अल्मोड़ा के डीएम भी मौके पर पहुंचे। शेरघाट इलाके में भी जयगन नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इससे अल्मोड़ा शेरघाट स्टेट हाईवे पर लगातार जमीन धंस रही है, जिससे यहां से गुजरने वाली गाड़ियों पर खतरा पैदा हो गया। हिमाचल और उत्तराखंड की तरह एक प्राकृतिक त्रासदी केरल में भी आई। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड की घटना के 3 दिन हो चुके हैं और मौत का आंकड़ा अब भी बढ़ता जा रहा है। वायनाड में अब तक 189 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि वायनाड के इस इलाके में लैंडस्लाइड से 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। एनडीआरएफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सब मिलकर रिलीफ के काम में जुटे हुए हैं। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहां आए। राहुल और प्रियंका ने पहले घटनास्थल पर आकर ये देखा कि तबाही कितनी बड़ी है और इसके बाद दोनों ने रिलीफ कैंप जाकर पीड़ितों का हालचाल जाना। राहुल गांधी ने कहा कि जितना वो सोच रहे थे ये ट्रेजेडी उससे भी बड़ी है। राहुल के मुताबिक आज उन्हें उतना ही दुख हो रहा है जितना तब हुआ था जब उनके पिता की मौत हुई थी। प्रियंका गांधी ने भी कहा कि वायनाड के लोगों का दुख देखा नहीं जाता। इस आपदा ने कई परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया है। I feel how I felt when my father died. That I've seen so many people. I remember what I felt when my father died. And here people have not just lost a father. They've lost the whole family. Entire family, brother, sister, mother, father. So I know what I felt. And this is much worse than that. And it's not one person who's feeling it. It's thousands of people who are feeling it. So it's very, very sad. I feel very similar to what my brother feels. We have spent the whole day meeting people who have suffered. It's an immense tragedy. We've met a little boy who was holding on for 6 hours trying to save his mother and he failed. Not just his mother, his whole family. His whole family. And he managed to save his grandmother, but he failed to save his mother. We can only imagine the kind of pain that people are suffering. वायनाड में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है, लेकिन तबाही का स्केल इतना बड़ा है कि हालात सामान्य होने में अभी महीनों लगेंगे। अभी तो मलबों से शवों को खोजने और अगर कोई जिंदा बचा हो तो उसे तलाशने का काम ही चल रहा है। आर्मी ने आज इस इलाके में 3 टेम्पररी ब्रिज बना दिए हैं। इसके बाद मलबे को हटाने में इस्तेमाल होने वाले भारी इक्विपमेंट भी उन गांवों में पहुंच गए हैं जहां अब तक पहुंचना मुश्किल था। मुंडक्कई गांव में सबसे ज्यादा तबाही हुई है, लेकिन आज सुबह तक वहां रेस्क्यू टीम्स नहीं पहुंच पाई थी क्योंकि पूरे रास्ते में 20-20 फीट तक कीचड़ और भारी पत्थर थे। लेकिन आज जब इस गांव में रेस्क्यू टीम के साथ हमारे संवाददाता टी राघवन पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर हैरान रह गए। आप राघवन की रिपोर्ट देखेंगे तो एहसास हो जाएगा कि सोमवार की रात इस गांव को मौत के सैलाब ने कितनी तेजी से अपने आगोश में लिया होगा। मुंडक्कई टाउन में एक एलिवेटेड जगह से हम आपको ये तस्वीरें समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए किस तरह से बर्बादी और तबाही यहाँ पर मची है। अब एक राहत की बात ये हो गई है कि टेम्परेरी ब्रिज बन जाने की वजह से जो बड़ी मशीनें हैं वो यहाँ पर राहत के लिए पहुँच चुकी है। ये जो जगह जहाँ पर आपको जेसीबी खड़ी हुई नज़र आ रही है, यहाँ पर ये पूरा मकान जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर धाराशायी हो गया है। यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। रेस्क्यू की एक बहुत बड़ी टीम यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से उन मकानों में जिंदगियों को ढूंढने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है किसी भी सूरत में कि कम से कम 15 से 20 फीट मलबे में ये मकान जो हैं वो टूटकर गिरे हैं या दबे हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर बहुत कम संभावनाएं इस बात की नज़र आ रही हैं कि कोई ज़िंदगी इसमें बची होगी। कितने लोग यहाँ से चले गए उसका कोई अंदाज़ा नहीं है, कितने लोग यहाँ पर छूट गए उसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है। जो गाड़ियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जो बाइक्स हैं, जो कार हैं, जो टूटी हुई अवस्था में, इससे ऐसा लगता है कि अगर लोग यहाँ से निकले होते तो अपने साधनों के साथ चले गए होते। अगर हम आपको एक तस्वीर यहाँ पर दिखाएं, एक बर्ड आई व्यू इसे कह सकते हैं, एक एलिवेटेड जगह से हम आपको ये दिखा रहे हैं ताकि इस सैलाब का पैमाना जो है, इस लैंडस्लाइड के पैमाने को हम एसेस कर सकें। आप देखिए किस तरह से जो पूरा का पूरा इलाका है मुंडक्कई टाउन का, मैं बिल्कुल उस टाउन के बीचों बीच यहाँ पर अभी खड़ा हूँ और ऐसे में मेरे चारों तरफ आपको यहाँ पर सिर्फ तबाही और बर्बादी नज़र आ रही है। हमें भी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ
यहाँ से कहा गया है कि नीचे जाना चाहिए, क्योंकि ये जो जगह है वो भी सेफ नहीं है कभी भी, क्योंकि बिल्कुल एज पर ये मकान बना हुआ है उस सैलाब की चपेट में आए उन सारे हिस्सों से। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये भी हिस्सा जो है वो डेंजर जोन में है, इसीलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते चलें कि ये मुंडकई टाउन की तस्वीरें जो है इस बात की गवाही दे रही है कि जो लैंडस्लाइड था वो कितना खतरनाक था। जो लोग यहाँ पर रह गए होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी। वायनाड में रेस्क्यू के काम में सबसे बड़ी दिक्कत मौसम है। लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रोड और पुल बनाने के काम पर असर पड़ रहा है। आर्मी की इंजीनियरिंग कोर की टीम ने फुटब्रिज बना दिया है, जिससे फंसे हुए लोगों को तो निकाला जा पा रहा है। आर्मी ऑफिसर्स का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कल की तुलना में कुछ तेजी आई है, लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, इसलिए मलबे के नीचे दबी लाशों को खोजने में अभी वक्त लगेगा। कल के मुकाबले आज काफ़ी हमारे ऑपरेशन में एफिशिएंसी बढ़ गई है और काफ़ी तादाद जो हमारी रेस्क्यू टीम्स हैं उनकी तादाद और नफरी बढ़ गई है। और ऑलरेडी हमारी पार्टीज़ 2 दिन से एरिया का छानबीन कर चुकी हैं। आज एक बार तीसरी बार उसी एरिया का छानबीन कर रहे हैं, क्योंकि कुछ एक बिल्डिंग्स हैं, हो सकता है उसमें रबल में अभी भी कोई सर्वाइवर या कोई बॉडी मिलने की चांस है, क्योंकि कुछ जगह वो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट की ज़रूरत थी, जेसीबी की ज़रूरत थी, क्योंकि वो मैन्युअली वो इतने भारी पत्थर थे वो उठा नहीं पा रहे थे। तो जैसे कि कल दोपहर को एक जगह थी जहां हम घंटों घंटों कोशिश कर रहे थे कि वहां ऊपर स्लैब उठाएं, वो फिजिकली मैन्युअली नहीं उठ रहा था। वो जेसीबी आए 5 मिनट में उसने वो स्लैब उठाया और उसके नीचे हमें एक बॉडी और एक जिंदा इंसान मिला, उनको हम रेस्क्यू कर पाए। तो आज भी वो उसी कार्रवाई में अभी उसमें हम अपनी जो स्पीड है उसको और बढ़ा रहे हैं। इन एडिशन अगर आप अपना ध्यान डाउन स्ट्रीम ले जाएं तो इधर भी जी, अगर आप अपना कैमरा इधर डाउन स्ट्रीम ले जाएं, इधर भी कुछ पिछले कल काफ़ी बॉडीज़ 12-15 किलोमीटर नीचे तक मिली, बॉडीज और बॉडी पार्ट्स। तो आज हम इसके दाहिने और बाएं किनारे पे उसके साथ साथ सर्च करते हुए नीचे जा रहे हैं, और एक पार्टी नीचे से भी ऊपर आ रही है, जिसमें कि कोस्ट गार्ड और हमारे जो फॉरेस्ट रेंजर्स हैं और कुछ आर्मी की सर्च पार्टीज यहाँ पर है। केरल का वायनाड हो या फिर उत्तराखंड और हिमाचल, हर जगह बादल फटे हैं। अचानक तेज बारिश के बाद पहाड़ दरके, बड़ी बड़ी चट्टानें पानी के साथ बहती हुई आईं और जिंदगी को रौंदती चली गई। अब आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दूसरी एजेंसियों के जवान देवदूत बनकर आपदा प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। अब ये प्राकृतिक आपदा है, इस पर किसी का बस तो चलता नहीं, इसलिए इसमें पॉलिटिक्स का स्कोप नहीं है। लेकिन दूसरे राज्यों में जहां जहां बारिश के कारण पानी भरा, लोगों की जान गई, उस पर खूब सियासत हो रही है। क्योंकि दिल्ली में भी 2 दिन से जबरदस्त बारिश हो रही है। दिल्ली के आसपास वीवीआईपी के इलाके भी पानी में डूबे हुए हैं। दिल्ली के नाले में डूबकर एक बच्चे और उसकी मां की जान चली गई। इसके बाद एक बार फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता मैदान में कूद गए, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। दिल्ली में कल शाम जोरदार बारिश हुई थी, आज सुबह भी रुक रुक कर बारिश हुई। इसके बाद दिल्ली के तमाम इलाकों में सड़कें पानी में डूबी नजर आईं। पानी निकालने की प्रशासन की सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। आईटीओ जैसे बिजी इलाके में ट्रैफिक की रफ्तार बहुत धीमी रही। आज भी मौसम विभाग ने दिल्ली में भारी बारिश का अनुमान जताया था, इसलिए दिल्ली सरकार ने आज सारे स्कूल बंद कर दिए थे। दिल्ली में कल शाम से शुरू हुई बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ईस्ट दिल्ली, नजफगढ़, लोधी रोड, दिल्ली यूनिवर्सिटी और सफदरजंग में 100 mm से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मयूर विहार में 31 जुलाई सुबह 8:30 बजे से लेकर आज सुबह 7:15 बजे तक 147.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ये सामान्य से बहुत ज्यादा है। कल हुई बारिश से दिल्ली पूरी तरह चौक हो गई थी। ट्रैफिक जाम को लेकर दिल्ली पुलिस को करीब 3000 कॉल आई। कई इलाकों में हादसे की भी खबरें आई। द्वारका में सड़क पर पेड़ गिरा, दरियागंज में स्कूल की बाउंड्री वॉल ही नीचे गिर गई। हालांकि इन घटनाओं में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन स्कूल की दीवार के नीचे कई गाड़ियां दब गईं। लेकिन कल हुई इस बारिश में एक दिल दहला देने वाली खबर भी आई। ईस्ट दिल्ली के खोड़ा इलाके में एक मां और उसका बेटा खुले हुए नाले में बह गए। 4 घंटे के बाद दोनों के शवों को नाले से निकाला जा सका। मरने वाली महिला का तनुजा बिष्ट
का नाम तनुजा बिष्ट है। अपने बेटे प्रियांशु और सिस्टर इन लॉ के साथ बाजार में वो सामान लेने के लिए आई थी। बारिश की वजह से सड़क पर पानी भरा हुआ था, नाले का वाटर लेवल भी सड़क तक पहुंच गया था, इसलिए इस महिला को नाला दिखा नहीं और वो अपने बेटे के साथ इसमें गिर गई। इस घटना की चश्मदीद सब्जी बेचने वाली एक महिला ने बताया कि मां बेटे के नाले में गिरने के बाद उसकी सिस्टर इन लॉ भी अपनी भाभी और भतीजे को बचाने के लिए नाले में कूदी। आसपास के लोगों ने महिला को पानी में कूदते हुए देखा तो दौड़े और किसी तरह इस महिला को बचा लिया गया, लेकिन वो मां बेटे उनका कोई पता नहीं चला। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि घटना के तुरंत बाद पुलिस को भी खबर दे दी गई थी, लेकिन पुलिस 2 घंटे के बाद आई। कल बाजार से नंद भौजाई आ रही थी, नंद को गिरते हुए भौजाई देखा तो भौजाई ने छलांग लगा के नंद को बचाने को कोशिश करी। जब हम लोग देखा ये कूदी है, जब हमारी लोग हमके क्यों कूद रही, तब तो बता मेरी भाभी गिर गई, मेरी नंद गिर गई। जब हम लोग उसको उठाया, सब्जी वाले सारे मिलके उसे निखारा, उससे सब लोग मार पीट के यहाँ पर पूछा तुमने क्या हुआ यहाँ पे, तो बोली मेरी इसमें नंद और भांजा दोनों साथ में गए, गोदी में लेके बच्चा बाजार से आ रही थी। उसे ये इतना पानी था, यहाँ नाला और रोड दिख नहीं रहा था, 15 फुट गहरा नाला है, उसमें क्या दिखेगा। वो साथी में गिर गए, फिर ढूंढने भी गए, मिले नहीं, 4 घंटे बाद मिले हैं। पुलिस आते आते भी 2 घंटे लग गए। अभी कोई अधिकारी मरा होता, बड़ा आदमी गिरा होता तो पूरा फोर्स यही रहता, 2-4 दिन यही पड़ा रहता। मां बेटे की मौत पर अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी कुश्ती चल रही है। जिस नाले में गिरने की वजह से मां बेटे की मौत हुई वो नाला डीडीए बनवा रहा था। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ये केंद्र सरकार के अधीन आती है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने तुरंत इस घटना को लेकर उपराज्यपाल और बीजेपी को लपेटा। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार अपने वर्कर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, बीजेपी और लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ नारेबाजी की। कुलदीप कुमार ने कहा कि डीडीए के भ्रष्ट अफसरों की वजह से यह हादसा हुआ है। लोकल पार्षद ने आरोप लगाया कि कई बार चिट्ठी लिखने के बावजूद इस नाले को नहीं ढका गया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सांसद संजय सिंह ने कहा यह हादसा नहीं है बल्कि मां बेटे की हत्या है और इस हत्या के लिए जिम्मेदार उपराज्यपाल हैं और बीजेपी है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को बर्खास्त किया जाना चाहिए। इतनी बड़ी घोर लापरवाही का मामला सामने आया है कि ये नाले को ढका तक नहीं गया, कोई वहां ऐसे चिन्ह नहीं लगाए गए कि निर्माण चल रहा है, और एक छोटी बच्ची 2.5 साल की वो इस नाले में गिर गई। उसको बचाने के लिए उसकी मां भी नाले में कूद गई और मां बेटे दोनों की मौत हो गई। यह हादसा नहीं, हत्या है। और हत्या किसने की? डीडीए के लोग, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये तो नहीं चलेगा कि आप जहां भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी होगी, जहां एलजी की जिम्मेदारी होगी, वहां पूरी तरह से खामोशी साध लेंगे। मेयर के लिए तो कहते हैं गिरफ्तार कर दो, मुख्यमंत्री को जेल में डाल रखा है, कहते हैं बर्खास्त कर दो। मैं कहना चाहता हूं इस घटना के लिए दिल्ली के एलजी को बर्खास्त करो। संजय सिंह ने सवाल उठाए तो जवाब दिया बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने। उन्होंने कहा कि बारिश में दिल्ली की इस हालत का कोई अगर जिम्मेदार है तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार सिर्फ पैसे लूटने में लगी है, इन्हें जनता की कोई परवाह नहीं है। दिल्ली के लोगों को तभी राहत मिल सकती है जब आम आदमी पार्टी की सरकार को हटा दिया जाए। दिल्ली को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर ह्यूमन बीइंग बना दिया है। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी निकम्मी सरकार अरविंद केजरीवाल की बैठ गई है जिसका कोई मतलब काम से नहीं है, उसको बस दाम से मतलब है। आज फिर से बच्चों को करंट लगने से लोग एक्सपायर किए। डूबने से पहले आप देख रहे हैं, उसके पहले भी करंट लगने से बच्चा गया। प्रदूषण से जो लोग मर रहे हैं उसकी तो काउंटिंग नहीं हो पा रही है। तो समाधान क्या तिवारी? समाधान इसका ये है कि इस सरकार को यहां से हटा करके नरेंद्र मोदी जी के हाथों में दिल्ली को दिया जाए।
दिल्ली में बारिश का असर पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की छत से पानी टपकते हुए भी दिखा। कांग्रेस के सांसद मनिकम टेगोर ने इसका वीडियो पोस्ट किया और कमेंट में लिखा कि अरबों की लागत से बनी नई पार्लियामेंट से भी अब पानी टपक रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अखिलेश यादव समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा, लेकिन सरकार की तरफ से सफाई दी गई कि नया पार्लियामेंट भवन ग्रीन बिल्डिंग है। दिन में नेचुरल लाइट के लिए इसके डोम्स में कांच का इस्तेमाल किया गया है। कांच को जोड़ने वाला एडहेसिव एक जगह से हट गया था, इसलिए थोड़ा बहुत पानी टपक गया। इसे तुरंत ठीक भी कर दिया गया। सरकार की तरफ से सफाई आ गई, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा। कल विपक्ष की तरफ से फिर इस मुद्दे पर आरोपों की बौछार होगी। राजस्थान का हाल आपको बताता हूं, यहां भी कई इलाके बारिश से बेहाल हैं। जयपुर में बारिश ने पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां पिछले 24 घंटों में 173 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी बारिश की वजह से जयपुर में मानिए सैलाब है। जयपुर की सड़कें दरिया बन गई हैं। स्टैचू सर्कल, अजमेर रोड, MI रोड जैसे पॉश इलाकों में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। बसें पानी में डूबी हैं। आप सोचिए, सड़क पर खड़ी कारें तो बहने लगी हैं। सैलाब का पानी एयरपोर्ट के अंदर घुस गया। अब जयपुर में इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि गांधीनगर रेलवे स्टेशन में रेल की पटरियां तक डूबी हुई थी। कई इलाकों में ऐसा लग रहा था जैसे बाढ़ आ गई है। दुकानों, बारिश का पानी घरों में, दुकानों के अंदर घुस गया। झोटवाड़ा में सड़क ही धंस गई। इसकी वजह से ट्रैफिक मैनेजमेंट में दिक्कत हुई। जामडोली में धंसी हुई सड़क में JCB के साथ कई और गाड़ियां फंस गई। लेकिन जयपुर में भी आज बारिश की वजह से दिल्ली के कोचिंग सेंटर जैसा हादसा हो गया। एक घर के बेसमेंट में पानी भर गया, 3 लोगों की जान चली गई। घटना VKI रोड नंबर 17 पर हुई। जिस मकान के बेसमेंट में पानी भरा, उसमें बैजनाथ नाम के एक व्यक्ति का परिवार रह रहा था। सड़क की ऊंचाई ज्यादा थी। इस मकान की 2 मंजिलें सड़क के नीचे हैं, इसलिए बेसमेंट में तेजी से पानी भरा। जब बेसमेंट में पानी घुस आया, उस वक्त परिवार के सभी लोग बेसमेंट में ही सो रहे थे। बाकी लोग तो जान बचाकर बाहर निकल आए, लेकिन बैजनाथ की बेटी और भतीजी बेसमेंट में फंस गई। एक पड़ोसी उन्हें बचाने के लिए नीचे गया तो वो भी फंस गया। सिविल डिफेंस की टीम को सुबह 4 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया। जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो हालात इतने भयानक थे कि रेस्क्यू टीम अंदर घुस भी नहीं पाई। पहले वाटर पंप लगाकर पानी को निकाला गया। 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और उसके बाद इन तीनों के शव बाहर निकाले जा सके। सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम में शामिल असरार अहमद ने बताया कि मकान में 2 बेसमेंट थे और दोनों में कमरे बने हुए थे। जब उनकी टीम बेसमेंट में पहुंची तो वहां 20 फीट से ज्यादा पानी था, मलबा भी था। ये पानी मकान के पिछले हिस्से के खाली प्लॉट से बेसमेंट में घुसा और वहां मौजूद इस परिवार को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। पानी भरा हुआ था, 20 फीट पानी था। पानी को निकालने में और फिर पानी के साथ साथ ही क्या हुआ कि बेसमेंट जो है वो अचानक से कोलैप्स हो गया। पूरा कोलैप्स हो गया है और नीचे भी कमरे बने हुए हैं 4 और बेसमेंट में और कोई नहीं। पानी के साथ जो मिट्टी ढह करके आई है पीछे से और वो गड्ढे में आई है। गड्ढे में बना हुआ मकान है। हाँ, बेसमेंट के अंदर भी बेसमेंट था। इस बेसमेंट के बाद में एक नीचे बेसमेंट है, उसके अंदर 4 कमरे बने हुए हैं और पीछे से एक दीवार से पानी आया है और पानी आने के बाद बड़ा हॉल हो रखा है उसमें और उससे वो पानी काफी तेजी के साथ आ गया पीछे वाले प्लाट से। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि हर बारिश में यहां रहने वाले लोगों पर यह खतरा बना रहता है। उनका कहना है कि यहां मकान 20-20 साल पुराने हैं, किसी मकान में कोई बेसमेंट नहीं है। बार बार सड़क को ऊंचा करने की वजह से मकानों की 2-2 मंजिलें सड़क के नीचे चली गई हैं, इसलिए हर साल बारिश के वक्त नीचे की मंजिलों में पानी भरता रहता है। बद से बदतर है और हर बार होता है, पिछले 3-4 बार हो चुका है। ये जब रोड थी ना, जिस टाइम पे रोड से भी सबसे ऊंचा ये मकान था, आज ये 15 से 16 फीट नीचे है मकान। रोड धीरे धीरे ऊपर आती गई। पानी ये जैसे आज जो पानी आया है, ये 2011 में भी बारिश आई थी 21 सितंबर को, उस टाइम पे भी ये डूबा था। तो उसके बाद रोड धीरे धीरे ऊंचा आता गया, मकान नीचे जाता गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग खुद जयपुर वेस्ट के DCP अमित कुमार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस इलाके के लोगों को पहले चेतावनी दी गई थी कि वो इन घरों को डिसमेंटल कर दें, लेकिन लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए यहां अक्सर हादसे होते हैं।
क्योंकि ये शहरीकरण में कई जगह, चूँकि आसपास के फैक्ट्री इलाके में कई सारे घर जो इस तथ्य में अभी ये सामने आए कि इस कॉलोनी में भी संभवतः ऐसे घर हैं जो बेसमेंट में लोग रह रहे हैं। हम लगातार मकान मालिकों से और कुछ लोग किराएदार की हैसियत से रह रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि ऐसे घरों में नहीं रहे, जो निश्चित तौर पर सेफ नहीं है, बारिश के पानी बनने की संभावना है। ऐसा कोई भी प्रतिष्ठान और ऐसी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अन्य कोई जगह है जहाँ पे लोगों से काम करवाया जा रहा है, उस पर पुलिस लगातार कठोर कार्रवाई कर रही है। कल भी हमने 30 संस्थानों को इसी संदर्भ में सील किया। बारिश की वजह से हादसा जयपुर के बगरू में भी हुआ, जहां सड़क पर खुले नाले में डूबकर 15 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। भारी बारिश में पीयूष आचार्य नाम का यह लड़का अपने दोस्तों के साथ सड़क के बीचों बीच चल रहा था। उसका पैर फिसल गया, वो नाले में गिर गया। दोस्तों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाए। यह हादसा नजदीक की दुकान में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। बच्चे के शव की तलाश के लिए एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें लगी हुई हैं। जेसीबी की मदद भी ली जा रही है। अभी तक उसकी डेड बॉडी तक नहीं मिल पाई है। जयपुर में बेसमेंट में डूबकर 3 लोगों की जान चली गई। इसके लिए तो प्रशासन आम लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन खुले नाले में बहकर जिस 15 साल के बच्चे की मौत हो गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या नालों को ढकने का काम भी आम लोग करेंगे? इस बच्चे की मौत के लिए प्रशासन अब किसे जिम्मेदार ठहराएगा? मामला दिल्ली का हो, जयपुर का हो, इस तरह के हादसों के लिए जिम्मेदार सरकारी कर्मचारियों और अफसरों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना ही चाहिए। अब खबर उत्तर प्रदेश से। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विपक्ष पर करारे वार किए। असल में योगी विधानसभा में बजट की सप्लीमेंट्री डिमांड पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। क्योंकि चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने, सरकार पर बुलडोजर चलाकर अन्याय करने और अपराधियों को खुली छूट देने के इल्जाम लगाए थे, तो योगी ने नेता विपक्ष के हर एक पॉइंट को नोट कर रखा था और उन्होंने अपने जवाब में पॉइंट वाइज समाजवादी पार्टी के सारे इल्जामों के जवाब दिए। सबसे पहले योगी ने लॉ एंड ऑर्डर की इशू को एड्रेस किया। योगी ने विधानसभा में समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं की पूरी हिस्ट्री शीट पढ़कर सुनाई। इनमें से एक अयोध्या का मोइन खान है, जिस पर 12 साल की बच्ची के साथ रेप का इल्जाम है। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि मोइन खान अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद की टीम का मेंबर भी है। इस शख्स पर रेप का आरोप लगा है। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। योगी ने पूछा कि आखिर अपराधियों को बचाकर समाजवादी पार्टी क्या मैसेज देना चाहती है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने हरदोई में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव उर्फ वीरे की हिस्ट्री शीट निकालकर बताई। कहा, वीरेंद्र यादव पर आईपीसी की सारी धाराओं में केस रजिस्टर्ड है। पहला केस 1989 में दर्ज हुआ। वीरेंद्र यादव के खिलाफ समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त भी हत्या के केस दर्ज हुए, फिर भी अखिलेश यादव ने ऐसे आदमी को जिलाध्यक्ष बनाया। योगी ने कहा कि अब इस अपराधी ने एक वकील की सरेआम हत्या करवा दी। इस तरह के अपराधियों को गोली न मारे तो क्या माला पहनाए? अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान, जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़ी हुई एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। ये घटनाएं क्या दिखाती हैं? कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी वीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं, और ऐसे नहीं कि मामले 17 से 24 के बीच के हों। इस पे पहला अपराध दर्ज हुआ था 89 में। इसी प्रकार से 2016 में 302 के मामले में व्यक्ति लिप्त रहा है। 2002 में यूपी गुंडा अधिनियम के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ऐसे ही इसके खिलाफ फिर 2002 में भी इसके खिलाफ गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। 2017 में
यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और फिर 2017 में भी इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है। और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। इसके बाद योगी बुलडोजर एक्शन पर आए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को बुलडोजर से डरने की जरूरत नहीं है। ये बुलडोजर उनके लिए है जो कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करते हैं, अराजकता पैदा करना चाहते हैं। योगी ने कहा ऐसे लोगों को पर बुलडोजर जरूर चलेगा। योगी बोले कि वो ये सब कुछ प्रतिष्ठा पाने के लिए, शोहरत हासिल करने के लिए नहीं कर रहे हैं। उनका मकसद कानून का राज कायम करना है। योगी ने कहा कि अगर बात प्रतिष्ठा की होती तो मुख्यमंत्री की कुर्सी से ज्यादा प्रतिष्ठा तो उन्हें अपने मठ में मिल जाती है। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन यह निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भोगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान कर, आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, तो उसका समय पूरा हो गया है, पूरा हो गया है, अब नहीं चलने वाला है। इसके बाद योगी 2024 के चुनाव पर आए। कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जनता को झूठे वादे करके ठगा, खाते में खटाखट खटाखट पैसे आने के सपने दिखाए। योगी ने एक पंचतंत्र की कहानी सुनाई। कहा कि खटाखट वादा करने वाले 2027 में सफाचट हो जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे आप लोगों की बातों पर पंचतंत्र की कथा याद आती है। आपने सुनी होगी, 4 ठग थे। एक किसान एक बकरी लेकर के जा रहा था, तो चारों ठगों ने कहा कि इस किसान से बकरी कैसे ली जाए। तो हो सकता है कि उनको थोड़ा लोक लाज रही हो, तो उन्होंने कहा चलो छीन तो नहीं सब पाएंगे, तो एक काम करते हैं, चारों अलग अलग जगह खड़े हो जाते हैं और अलग जगह खड़े होकर के हम लोग ये बोलें कि भाई ये कुत्ते का बच्चा कहां लेके जा रहा है। तो एक वो किसान बेचारा अपनी बकरी के बच्चे को कंधे में रख करके लेके जा रहा है, तो पहले ठग के पास से गुजरता तो बोलता, अरे काका ये सब क्या ले जा रहा है, ये कुत्ते के बच्चे को अपने कंधे में लेके क्या जा रहा है। किसान बोलता, अरे धूर्त कहीं के, ये कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। वो हंसते हुए चुप हो जाता है। आगे अगले चौराहे पे जाता दूसरा ठग, अरे काका ये कुत्ते का बच्चा आप कहां लेके जा रहे हैं। वो बोलता है, उसको भी डांटता, अरे पागल हो गए क्या, अरे कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। अगले आगे बढ़ता है, फिर तीसरा ठग मिल जाता है, वह भी फिर यही बात उसको बोलता है। चौथे ठग ने भी कहा तो किसान को विश्वास हो गया, उसको लगा कि भोला भाला किसान, अन्नदाता किसान, मेहनती किसान, उसको विश्वास हो गया यार एक व्यक्ति झूठ बोलेगा, लगता है कि मेरी दृष्टि दोष ही मुझे हो गया है, लगता है ये कुत्ते का बच्चा ही है, उसने फेंक दिया उसको। चारों ठगों का काम पूरा हो गया और चुनाव में खटाखट 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 1 लाख का बॉन्ड, 1 लाख का बॉन्ड कहां गया, अब कहां गया 1 लाख का बॉन्ड, 1 लाख का बॉन्ड। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, शिवपाल जी भाग गए यहां से, लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट नहीं, 27 में सपाचट के लिए तैयारी रहेगी। योगी आदित्यनाथ जवाब देने में चूकते नहीं हैं और जो कहते हैं वो सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ कहते हैं। इसलिए आज जब योगी ने समाजवादी पार्टी को आईना दिखाया तो विपक्ष के नेताओं को सांप सूंघ गया।
कोई कुछ नहीं बोल पाया। इस बात में कोई शक नहीं है कि योगी के राज्य में कानून व्यवस्था सुधरी है। अपराधियों में एनकाउंटर का खौफ पैदा हुआ है। बुलडोजर के डर से माफियागिरी खत्म हो गई है। योगी ने कहा कि वो सिर्फ अपराध को कम करने का दावा नहीं करते, करके दिखाते हैं। योगी ने कहा कि अपराध करने वाले क्रिमिनल हों, उत्पात मचाने वाले उपद्रवी हों या फिर ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले पुलिस वाले, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सबको सजा मिलेगी। कल लखनऊ के गोमती नगर की सड़क पर बारिश के वक्त हुड़दंग मचाने वाले और एक महिला के साथ बदसलूकी करने वालों पर योगी सरकार ने बहुत सख्त एक्शन लिया है। लखनऊ पुलिस ने 16 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये वो तस्वीर है। इन पर कड़ी धाराओं में केस दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दूसरे आरोपियों को भी तलाशा जा रहा है। इतना ही नहीं, लापरवाही करने वाले पुलिस अफसरों पर भी कार्रवाई हुई है। लखनऊ ईस्ट के डीसीपी और एडिशनल डीसीपी और एसीपी को हटा दिया गया। एक इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज और चौकी में तैनात सारे पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। कल लखनऊ में बारिश के बाद अंबेडकर पार्क के सामने ताज अंडरपास में पानी भर गया था और यहां खड़े होकर दर्जनों लड़कों ने वहां से गुजर रही कारों को, बाइक्स को घेर कर बारिश का पानी उन पर फेंका। कई बाइक सवार पानी में गिर गए। बाइक पर सवार एक महिला के साथ इन लोगों ने बदसलूकी भी की थी। हालांकि बाद में पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और लोगों के साथ बदसलूकी कर रहे इन लड़कों पर लाठियां भी चलाई थी। लेकिन ये इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने बहुत सख्त रुख दिखाया। विधानसभा में आज ये मामला उठा। विपक्ष ने योगी के सामने महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े किए तो मुख्यमंत्री ने इसका जवाब भी दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बहन बेटियों की सुरक्षा उनके लिए सबसे ऊपर है, किसी भी आरोपी को वो छोड़ेंगे नहीं। प्रदेश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी। और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है। कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। जो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, मैं फिर कहूंगा, हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे। लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया है तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। लखनऊ में सड़क पर उपद्रवियों ने जिस किस्म की हरकतें की, उसकी आप जितनी भी निंदा करें कम है। ऐसे लड़कों और ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लेकर योगी आदित्यनाथ ने वाकई अच्छा काम किया। लेकिन अब विपक्ष इस बात पर हंगामा कर रहा है कि योगी ने सारे आरोपियों के नाम क्यों नहीं लिए, सिर्फ एक यादव और एक मुस्लिम आरोपी का ही नाम क्यों लिया। विपक्ष इस तरह की घटना को भी जाति से जोड़ रहा है, ये दुखद है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक बहुत अहम फैसला आया। हाईकोर्ट ने कहा कि शाही ईदगाह को कृष्ण जन्मस्थान मंदिर का हिस्सा बताने और उसको जन्मस्थान में मिलाने की मांग करने वाली याचिकाएं सुनवाई के योग्य हैं, यानी मेंटेनेबल हैं। मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी कि ईदगाह और जन्मस्थान से जुड़ी 18 पिटीशंस सुनवाई के लायक ही नहीं है, क्योंकि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में आती है और इस कानून के मुताबिक ये जगह 15 अगस्त 1947 को एक मस्जिद थी और इसका यही स्टेटस बनाए रखा जाना चाहिए। हालांकि मई 2022 में मथुरा की जिला अदालत ने पहले ही ईदगाह को कृष्ण जन्मस्थान का हिस्सा बनाने वाली याचिकाओं को सुनवाई के योग्य माना था।
जिला जज के ऑर्डर को मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और लगभग 4 महीने तक सुनवाई चली। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, वहां के जज मयंक कुमार जैन ने 6 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब मथुरा के विवाद से जुड़े सारे 18 मामलों को मेंटेनेबल मानने के बाद हाईकोर्ट 12 अगस्त को इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए मुद्दे तय करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष ने कहा कि 4 साल की जद्दोजहद के बाद उनकी जीत हुई है, क्योंकि अदालत ने मान लिया कि उनकी पिटीशंस सुनवाई के लायक हैं। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वो इस मामले में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने पर लगी रोक हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की परमिशन दे दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। बेसिक ग्राउंड हमारा यही था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है, और जो एक गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बाधित हैं, ये ज्ञान व्यापी में भी होल्ड हो चुका है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ही कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं, वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है। और कृष्ण जन्मभूमि के केस में भी यही बात होल्ड हुई है। 4 साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था, और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेके 4 महीने की काफी डिटेल सुनवाई हुई है। और आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट हैं होल्ड किया है। तो जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है, और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम अपनी एविडेंस लीड करें। और इन द मीन टाइम जो एडवोकेट कमीशन के सर्वे पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पे रोक लगाई है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम इन द मीन टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे। में मुस्लिम पक्षकारों का 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन नहीं होने पर उन्होंने अफसोस जताया। जमात इस्लामी हिंद के मलिक मोहतशिम ने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि अदालतें अपने ही देश के कानून का पालन नहीं कर रही हैं। अब जबकि अदालतें ऐसा करेंगी तो फिर इंसाफ कहां से मिलेगा। हमारे देश में जो अदालतें हैं, जुडिशरी हैं, उनको देश के दस्तूर के मुताबिक ही काम करना है। 1947 में 15 अगस्त 1947 में अगर वो मस्जिद थी तो वो मस्जिद रहेगी, अगर वो मंदिर थी तो वो मंदिर रहेगा। अब इसको तस्लीम न करना, जबकि ये क़ानून मौजूद है, पार्लियामेंट से मंजूर शुदा है और मुल्क के जमहूरियत के लिए और मुल्क की सेहत के लिए बहुत ही बेहतर क़ानून है। इसकी परवाह अगर अदलिया ही ना करें, छोटी अदालतें ही ना करें या बड़ी अदालत ही ना करें, तो ये तो खुद कानून के साथ एक खिलवाड़ है। अब मुस्लिम पक्ष इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। सुप्रीम कोर्ट के बाद इस मामले में आखिरी फैसला होगा, लेकिन ये सब होने में अभी वक्त लगेगा।